फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे वही क्लास को एसएचजीडी की मैथ्स को। आज मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगी आपको जो कि इस साल पूछे गए क्वेश्चंस है। हर शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एसएचजीडी के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जो कि एसएससी ने इस साल पूछे हैं। आज भी मैंने उन क्वेश्चनों को लिया है कि जिनको एसएससी ने पूछा है। शुरुआत करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। पेपर इसी टाइप का आ रहा है, इससे अलग कुछ नहीं आ रहा फ्रेंड। ठीक है, मैं आपको पहले भी बोलती हूँ और अब भी बोल रही हूँ, अपना बेसिक पॉइंट क्लियर रखना। बेसिक समझ में आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछेगा तो आप आराम से कर पाओगे। इसलिए मेरा एक ही मोटिवेट रहता है कि मैं अपने क्वेश्चन से बेसिक पॉइंट क्लियर करवा सकूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 63:27 समानुपाती है, x अनुपात 11 हो तो x का मान कीजिए। फ्रेंड, मैंने को इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसका सीधा फॉर्मूला होता है। या आप इस तरीके से कर लीजिए कि 63 गुना x बराबर होता है 27 गुना 63 गुना 11 होगा। 63 गुना बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर है अंदर वाले पद 27 गुना x। या आप इस मेथड से कीजिए या आप सीधा कर लीजिए, क्या है 63/27 कर दीजिए बराबर x/11 कर लीजिए। ठीक है, या पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, इस वाले यदि कीजिए। या आप सीधा एक फॉर्मूला होता है कि बाहर वाले पदों का गुणनफल गुना, ठीक है, 63 गुना 63, ये बाहर का ये भी बाहर का है, बराबर अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर 27 गुना ये। या आप ऐसे कीजिए, या आप पहला पद बटे दूसरा पद बराबर पहला पद बटे दूसरा पद, जैसे कि आपको ठीक लगता है। ठीक है, जो कट रहा काट देंगे। ठीक है, 3 निकम 3 दूनी 6, 3 निकम 3, 3 निम 27। ठीक है, 3 3 9, 3 7 21। ठीक है, अब कटेगा नहीं तो उसको आगे करेंगे नहीं, तो क्या आ गया, x बराबर आर पर गुना करेंगे तो x बराबर आएगा 11 7 77/3। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 17, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 शेषफल बचेगा। जो शेषफल बचेगा वो ऊपर आएगा, जिस संख्या से भाग दे रहे वो नीचे आएगा, और जितनी बार भाग जाएगा वो सही में आएगा। ये आपका आंसर है पहले क्वेश्चन का। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हर क्वेश्चन के हर शिफ्ट में पूछा जाता है। कुछ नहीं होगा, बस डाटा चेंज कर देंगे क्वेश्चन वाले और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बस डाटा चेंज कर देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 70 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य वाली दाल को 63 रुपये किलोग्राम में विक्रय करता है। ठीक है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 500 ग्राम वाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। बेईमान दुकानदार के उससे है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो उस वीडियो में जाके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपके यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट भी साथ साथ में क्लियर कराऊंगी। यदि आप और अच्छे समझना चाहते हो तो आप मेरी उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, और कॉर्पोरेट एग्ज़ाम की प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं फ्रेंड। मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं इस बार जो इस अभी तक जिनके पेपर हो चुके उन शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है। पेपर सेम ऐसे ही आ रहा है, कुछ नहीं होगा। जो पेपर नेक्स्ट पेपर आएगा उसमें थोड़ा सा भाषा चेंज कर देंगे। दुकानदार ने तो एक दुकानदार के बोलते यहाँ पे नंबर चेंज कर देंगे बस। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, इस पर शुरू करती हूँ।
तो फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है ना, आपने क्या करना है, देखो वो क्या बोला, 70 रुपये किलोग्राम मूल्य वाली दाल को 63 रुपये बेचा। मतलब कोई जो दाल है 70 रुपये की प्रति किलोग्राम की है, उस दाल को वह कितना 63 रुपये में बेच रहा है। देखो हम तो खुश हो जाएंगे कि हाय दुकानदार कितना अच्छा है कि 70 रुपये की चीज़ को 63 रुपये में बेच रहा है। हमें तो ये लगेगा कि हमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है दुकानदार को, 7 का लॉस हो रहा है। मतलब 7 रुपये का क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। लॉस मतलब हानि हो रही है। ठीक है, कितने में हो रही है हानि, 70 में हो रही है, क्योंकि यही इसका CP होगा दुकानदार का। आपको मैंने हमेशा बताया कि क्रय लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। तो हानि कितने निकालेंगे, जितने की हानि है 7/70/100। यदि एक में 7/70 है तो 100 में कितनी होगी, इतनी होगी। 0 से 0 कट गया, 7 से 7 कट गया, 10% की क्या हो रही है, उसको वृद्धि हो रही है। मतलब 10% की वृद्धि हो रही है उसको, जो हानि हो रही है बेचने में। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझना इस टाइप को। फिर क्या बोल रहा है, वह 1 किलोग्राम के स्थान में 800 ग्राम बाट प्रयोग करता है। देखो क्या बोल रहा है वो, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। ये तो आपको पता हो कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। इसका मतलब क्या है, जो दुकानदार है 1000 ग्राम को 1000 रुपये में बेचेगा, लेकिन हमें उसको हानि कितनी, 10% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10/1/10/100। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक है, 10% की क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलो चीनी 1000 रुपये में बेचेगा तो उसको कितनी की 10% की हानि हो रखी है। और मैंने आपको हमेशा बताया था, हानि होती है तो घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे। अब 1000 की चीज़ 10% हानि से बेचेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 900 रुपये की बेचेगा। 1 किलो दाल वो 900 रुपये की बिकेगा। ध्यान से समझना फ्रेंड, ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसका मतलब क्या, जब 1000 में 10% की हानि होगी तो वो 900 रुपये में बिकेगी। ठीक है, 900 रुपये में बिकेगी। इसका मतलब कि उसने जो वादा किया था दाल बेचने का, 1 किलो को वो 900 रुपये में बेचेगा। लेकिन क्या बोल रहा है, वो 1 किलोग्राम के स्थान में 800 ग्राम बाट कर रहा है। मतलब जो 1000 ग्राम है ना, इसके मतलब क्या कर रहा है, 800 रुपये में 800 ग्राम चीनी तोल रहा है। ठीक है, 800 ग्राम चीनी तोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 800 रुपये में देगा चीनी। 800 ग्राम चीनी 800 रुपये में होगी। पीछे मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। मैंने पीछे जो आपको ये इस पे वीडियो बनाई थी, क्या बताया था, यदि 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपये में बिकेगी, ठीक है, मान लो वो 900 ग्राम बाट रख रहा है तो 900 रुपये की ही बिकेगी ना। तो 1000 ग्राम चीनी 1000 रुपये में है तो 900 ग्राम चीनी भी 900 रुपये में हुई। पीछे वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई थी और यहाँ भी समझा रही हूँ। इतना 1 किलोग्राम चीनी जब 1000 रुपये की है तो 800 ग्राम वाट की चीनी 800 रुपये की होगी दुकानदार के हिसाब से। और 1000 में 10% का दुकानदार को लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो 900 रुपये का ही बेच रहे हैं। ठीक है, अब 800 रुपये की चीनी 900 रुपये में बिक रहा है तो उससे दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। हो रहा प्रॉफिट में, ध्यान से समझना। देखो 800 रुपये की चीज़ 800 रुपये की चीज़ वो 900 रुपये में बेच रहा है तो उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट कितने में होगा, 800 में होगा। जो उसका क्रय मूल्य होगा उसी पे लाभ हानि निकालते हैं। तो मैं यहाँ कर देती हूँ। तो वो जो 100 रुपये का प्रॉफिट होगा वो 800 पे होगा। तो 100 रुपये का प्रॉफिट 800 में होगा एक का, तो 100 में कितना होगा, 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी।
ठीक है, 2 × 8, 2 × 5 = 10, 2 × 4, 2 × 10, 25/4, 25/2, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 12.5% के लाभ होगा उसको। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा। एक बार फिर समझा देती हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है वो 70 रुपये किलोग्राम को 63 रुपये का बेच रहा है। ठीक है, दुकानदार को यहाँ पे कितना 7% का लॉस हो रहा है, 7 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, 7 रुपये का लॉस किसमें हो रहा है, 70 रुपये होगा, 100 में कितना होगा, 10% आ गया। अब वो बाद में क्या बोल रहा है कि वो 1 किलोग्राम चीनी जिसको वो 1000 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो उसको कितना 800 ग्राम वाट प्रयोग कर रहा है। तब 1 किलो चीनी 1000 में बेच रहा है और 10% की उसको हानि हो रही है, तो 1000 में से 100 को घटाएंगे तो 90 रुपये बेचेगा वो। ठीक है, और वो 800 रुपये का घोटाला कर रहा है। 1000 के बदले वो 800 ग्राम का बाट रख रहा है, तो 800 ग्राम का बाट रख रहा है तो चीनी भी 800 रुपये की बिकेगी और 900 रुपये की वो वादा कर रहा है हमसे बेचने का। तो प्रॉफिट कितने का हो दुकान का, 100 का होगा। 100 का कितने में होगा, 800 रुपये में होगा, क्योंकि यही इसका क्रय मूल्य है ना दुकानदार का। जो दुकान क्रय मूल्य होगा उसी में प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, तो 100 में कितना होगा, काटेंगे तो 12.5 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तब भी बोलते हो बेसिक पॉइंट क्लियर करना, अपना बेसिक पॉइंट क्लियर करना। कोई भी बच्चा पेपर दे रहा है या आने वाले समय में जिसका एसएससी का पेपर है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर है ना फ्रेंड, सबसे पहले बोलूँगा बेसिक पॉइंट क्लियर करना। बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं होगा ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यदि आपको बेसिक पॉइंट क्लियर है ना तो आप कोई सा भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, कितना भी घुमा फिरा के दे देगा ना आप उसको सॉल्व कर दोगे, इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम तथा श्याम एक स्थान ए से बी के लिए क्रमशः 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में से चलते हैं, जो कि 24 किलोमीटर दूर श्याम बी पर पहुंचकर वापस मुड़ जाता है। राम को बिंदु सी पर मिलना है, तब ए सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए एक बार। उम्मीद है पढ़ लियो क्या बोल रहा हूँ। देखो, ए से लेके बी तक ये ए है और ये बी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, राम तथा श्याम ये दोनों एक स्थान से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए से बी तक कितना, देखो राम तथा श्याम एक स्थान ए से बी के लिए क्रमशः 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, जो कि 24 किलोमीटर दूर है। मतलब टोटल जो है ना ये टोटल तो दूरी है ये 24 किलोमीटर की है। ठीक है, ओके। और श्याम बी में, तो श्याम यहाँ से, तो यहाँ पे श्याम है ना, श्याम यहाँ पे फिर मुड़ जा रहा है, वापस मुड़ जाता है। सी बिंदु मान लो बीच में सी बिंदु ये है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ए से सी तक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। राम कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, और जो श्याम है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ठीक है, देखो हमें यहाँ का समय निकालना है, कितने पे बिंदु पे मिलते हैं। मान लेती हूँ मैं, माना दोनों जो है ना, दोनों टी समय में पर मिलते हैं। ठीक है, मान लिया मैंने कि दोनों टी समय में मिलते हैं। ठीक है, मैंने माना कि दोनों जो है टी समय पे मिलते हैं, मतलब जो राम और श्याम हैं दोनों यहाँ पे जो मिल रहे हैं टी समय में मिल रहे हैं। ठीक है,
टी घंटे मान लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टी समय मिला, जैसे मिनट फ्री क्या होगा, 1 घंटा बराबर 2 के है, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, ठीक है। 1 घंटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो टी में कितना होगा, 1 घंटा, 1 घंटा इसका है, जब 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रहा है तो टी घंटे में कितना होगा, 2T होगा, 2T होगा, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, समझ में आया कि नहीं आया इतना, ठीक। यदि 1 घंटे में ये 1 घंटे में ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है तो टी में कितना होगा, 2 4 होगा, सॉरी 2 होगा, 2T होगा, 2 × T, 2T हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। इसी प्रकार 1 घंटा बराबर जो श्याम का है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो टी में कितना होगा, 4T होगा, इसका राम का 2T होगा समय, और और उसका समय कितना होगा, श्याम का 4T होगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मैंने बस टी ले ली क्योंकि टी मैंने दोनों का समय मैंने टी माना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। बेसिक पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी हो रहा है। तो दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, टोटल समय को मैं जोड़ दूंगी तो मेरे को दूरी निकल जाएगी, कितना, 2T + 4T बराबर 6T हो गया। ये क्या निकल गई, मेरी दूरी निकल गई फ्रेंड। ये दूरी बराबर क्या होता है, ठीक है, 2T होगी, और ये किसके बराबर होगी, दूरी हमारी कितनी है, दूरी हमें टाइम निकालना है ना, तो दूरी कितनी है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज़ को, पॉइंट को, ठीक है। देखो फ्रेंड, ए पहले राम है, ठीक है, वो राम और श्याम, ठीक है, दोनों 24 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, ध्यान से समझना। राम और श्याम दोनों ए से लेके बी तक 24 किलोमीटर दूर है। ये बस जो ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है, 24 किलोमीटर है। अब क्या बोला उसने, बी वापस मुड़ रहा है, तो नेचुरली बात है, तो बी ए तक की दूरी भी 24 होगी ना, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं हूँ, मुझे कहाँ तक, मुझे जाना है, कहीं पे जाना, मुझे बी बिंदु तक जाना है, और एक दूरी 24 है, फिर मुझे वापस फिर घर आना है। जैसे मानो मुझे घर से मैंने बाज़ार जाना है, मेरे घर से बाज़ार की दूरी 24 है, ठीक है, और मुझे फिर बाज़ार से घर फिर वापस आना है, तो मेरी दूरी कितनी होगी, जो मैं यहाँ से गई हूँ और मैं वापस आई हूँ, दोनों को जोड़ूंगे 48 होगी टोटल दूरी मेरी। इसी प्रकार राम से तय की, राम और श्याम से जो गए हैं बी तक वो दूरी 24, और जब श्याम वापस आया है राम वहाँ पे ए बिंदु में, तो वो 24, दोनों जुड़ जाएंगी तो 48 आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 कम 6 6 6 36, 6 48, 8 आ गया, तो समय कितना लगेगा, 8 घंटे लगेंगे, ठीक है। ओके, अब हमें निकालनी दूरी, ए से लेके सी तक की दूरी निकालनी है, तो उसको कैसे निकालोगे, कैसे बता देती हूँ। ए से लेके सी तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो 1 घंटे में 2 चल रहा है, 2T चल रहा है वो, क्योंकि ये 2 किलोमीटर 2 घंटे यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 घंटे में 2 घंटे लग रहे हैं ना, ठीक है। तो ठीक है,
क्योंकि इसने राम की बिंदु सी तक पूछा है ना, देखो यहाँ तक पूछा है, क्योंकि इन्हें राम को सी तक पहुँचने में या दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा वो पूछा उसने। तब राम को ए से लेकर सी पे 1 घंटे में 2t लग रहा है समय, तो t का वैल्यू यहाँ रख दूँगी तो 1 घंटे में कितना 16 घंटे होगा, 16 किलोमीटर होगा, 16 किलोमीटर। तो दोनों 16 किलोमीटर दूरी पे मिलेंगे। तो राम यहाँ पे 16 किलोमीटर दूरी पे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर बी है। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, आएगा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी फ्रेंड कि मैं को बिल्कुल बेसिक से समझाऊँ, बिल्कुल बेसिक से, एक पॉइंट भी ऊपर नीचे ना हो आपको। ठीक है, क्योंकि मैं राम से बिंदु राम की यहाँ तक की दूरी पूछी थी और हमारे पे क्या था, ये 2 किलोमीटर, तो टी बराबर कितना था, 1 घंटे का 2 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, तो 2t था, टी की वैल्यू रख दी हमने, 16 किलोमीटर दूरी पे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैंने सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस नहीं लिए है, सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मार्क्स के नियम है, उम्मीद है फ्रेंड वो ए टू जेड सभी को आते होंगे। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने और अपने जो पेपर एलिस्ट किया था उसमें मैंने बोर्ड मार्क्स के नियम के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लिए है क्वेश्चन। इस टाइम मैंने उस पर टारगेट किया है जहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं क्वेश्चंस जितने मेरे से हो सके मैं उतने ले रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, साधारण ब्याज पे और दर पे, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन, उसके बाद कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट और दर, इन पे CI के ऊपर क्वेश्चंस लिया है मैंने। ठीक है, यदि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर में, कभी फ्रेंड स्टेटमेंट में मत जाने कि हाँ इतनी लंबी स्टेटमेंट है हम तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कभी स्टेटमेंट में मत जाना, क्वेश्चन समझना क्या बोल रहा है, कैसे करना है, बेसिक पॉइंट क्लियर है तो आप करोगे बिल्कुल। ठीक है, यदि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर में 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 3250 रुपये है। ठीक है, हमें निश्चित दर की 5 साल का साधारण ब्याज कितना है, 3250 दे रखा है। ठीक है, उसी राशि पर उतनी ही दर, उसी ही राशि पर, मतलब जितनी ये राशि है ना, ये राशि पर 7 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए आप एक बार, फिर मैं शुरू करती हूँ क्वेश्चंस करना। उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा पेपर आपको सब कुछ, क्वेश्चंस। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है फ्रेंड, शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है वो, हमें 5 वर्ष का कितनी राशि मिल रही है, 3250, तो एक वर्ष में कितनी मिलेगी हमें, 3250 बटे 5 से भाग दे दूँगी तो कितना आएगा, 5 छक्के 30, 5 पंजे 25, 625 रुपये का ब्याज मिलेगा। मतलब हमें एक साल में 3250 में 650 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, जब एक वर्ष में इतना मिलेगा तो 2 साल में कितना मिलेगा, 2 ये में कितना, यदि मैं 650 में 2 से गुना कर दूं तो कितना आएगा, 1300 आएगा। यदि एक साल का इतना है तो दूसरे साल में क्या, 2 से गुना कर दूंगी तो 2 साल का ब्याज मिल जाएगा मुझे। ठीक है, ठीक है, इतना फ्रेंड समझ में आ गया आपको। इसका मतलब क्या है, जो ये ब्याज है, ये वाला ब्याज हमें पहले साल से फालतू ब्याज मिल रहा है, हमें जो पहले वर्ष में कितना 650 मिल रहा है, दूसरे वर्ष में जो 1300 रुपये मिल रहा है, ये ब्याज हमें पहले वाले ब्याज से फालतू मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है मतलब। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है 7 साल के बाद इसका ब्याज कितना होगा। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, जो बच्चे गलती करे समझा देती हूँ मैं आपको। आपने क्या करना है, जो हमारा
5 वर्ष का व्यास है 350 में से जो हमें 2 साल का ब्याज निकाला है ना वो घटा देंगे। 0.5 नहीं सॉरी 5 सही है, 1,11,5 450 4,550 रुपये। ठीक है ना। तो ऑप्शन कितना है? ऑप्शन ए है। इसने पूछा है उसी राशि पर ही दर में 5 वर्ष का साधारण ब्याज। क्योंकि उसने पूछा उसी राशि पे 7 वर्ष पे साधारण ब्याज। आप इसको कभी जोड़ना मत, ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कुछ लोग बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना, क्या सोचते हैं, अरे 5 साल का ये हो गया, 2 साल का ये हो गया, 7 साल का निकालना है तो 5 वर्ष में 2 वर्ष जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। कितने बच्चे करते हैं ऐसा? 30-40-50% तो पक्के करते हैं ऐसे। कुछ बच्चे कुछ होते हैं 30-40% वो तुक्का मारते हैं। ठीक है, इस गलती को मत करना। पहले बोल रही हूँ, जोड़ना नहीं है, क्योंकि उसी राशि पे 7 वर्ष का ब्याज पूछा है। आपसे पूछा जाएगा सारा ब्याज तो आपने माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस बार मैं थोड़ा एक अलग से क्वेश्चन लिया है, चोर एंड सिपाही वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आएंगे तो आप कैसे करोगे। ठीक है, क्या पूछा है, एक सिपाही अपने 400 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा कर रहे हैं। मतलब जो है पुलिस पीछे है, चोर आगे है, चोर 400 मीटर आगे है। ठीक, यदि सिपाही को चोर की गति 8 किलोमीटर, मतलब सिपाही की जो पुलिस की है उसकी 8 किलोमीटर है, जो चोर है उसकी 7 किलोमीटर है। ठीक है, तो कितने समय में सिपाही चोर पर, मतलब कितने समय पे जो पुलिस है वो चोर को, थीफ को पकड़ लेगी। ठीक है, तो मानो ये सिपाही है, ठीक है, सिपाही है, ये चोर है। ठीक है, ये चोर है, सिपाही कितनी किलोमीटर तेज भाग रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा भाग रहा है, और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर भाग रहा है। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड, इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना कि उसको कितने समय में पकड़ लेगा, कितने समय में मिलेंगे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, उसमें ना एक चीज़ याद रखना, जो उसमें समय होगा ना, समय जो समय होगा, पहले तो मैं आप दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालोगे। दोनों बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें? 400 दे रखी है, 400 मीटर। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 400 मीटर है। मतलब 400 मीटर पुलिस 400 मीटर पीछे है, और या मानो कि चोर 400 मीटर आगे है। मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 400 मीटर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कि कितने समय पे मिलेंगे या कितने समय में उसको पकड़ेगा, उस टाइप के क्वेश्चन में एक आपको मैं बता देती हूँ बेसिक पॉइंट जो होता है, आप इसको या समझ लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है। ऐसे में समय कैसे निकालोगे? ठीक है, जब कोई 2 वस्तु या 2 लोग एक ही दिशा में भाग रहे हो, ठीक है, एक ही दिशा में भाग रहे हो या दौड़ रहे हो या चल रहे हो, ठीक है, तो उनका जो अंतर होगा ना, उनके बीच का जो अंतर होगा ना, उन दोनों के बीच की चालों का अंतर होगा ना, वो ही सापेक्ष चाल कहलाएगी, चाल होगी। ठीक है, वो ही उनकी क्या होगी, उनकी चालों का जो अंतर होगा ना, वो इनकी सापेक्ष चाल कहलाएगी। ठीक है, तो समय निकालने का फॉर्मूला, तो समय बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। समय निकालना है तो चाल बटे दूरी हो जाएगा।
यही होगा, ठीक है। कितना होगा, चाल बटे दूरी हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है ना कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय यहाँ निकालेंगे तो कितना होगा, सॉरी दूरी बटे चाल होगा, गलत लिख लिया था मैंने, दूरी बटे चाल होगा, ठीक है। समय हमें निकालना है क्योंकि कितने समय में उसको पकड़ेगा, मतलब समय पूछा है। दूरी कितनी दे रखी है हमें, 400 मीटर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था चाल कैसे निकालोगे, जो इन दोनों के बीच की दूरी का अंतर होगा ना, वो ही उसकी चाल कहलाएगी, सापेक्ष चाल कहलाएगी। तो 8 में से एक 7 को घटा देंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर में है, ठीक है। आंसर पूछा है मिनट में, तो या मीटर को देखो, या आप किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में, मिनट में चेंज कर देते हैं, ये इजी रहेगा। क्योंकि मीटर को पहले उसमें चेंज करोगे मीटर प्रति घंटे में तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो 400 बटे 1 बचा। अब इसको मैंने क्या करना है, चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुना कर देती हूँ, तो 5 इधर रहेगा, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, 5/18 होगा ना, 18 ऊपर चल जाएगा। 5 अट्ठे 40, 80, 18 अट्ठे, गलत तो नहीं हो गया, एक सेकंड रुको फ्रेंड, एक सेकंड देखो, ये मीटर प्रति सेकंड में बदलेगा ना, ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हुआ है, ठीक है। तो कितना होगा, 80 गुना 8, लेकिन आंसर हमसे पूछा गया है मिनट में, तो सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो मीटर प्रति सेकंड मिनट बन जाएगा, सॉरी मिनट। 1 मिनट बराबर 7 सेकंड के होते हैं ना, तो 1 सेकंड बराबर कितना होगा, 1/60 मिनट के, तो 60 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 दिया 18, 18 8 दिया 24, 24 मिनट लगेंगे। पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए 24 मिनट लगेंगे। ऑप्शन डी है इसका। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आया होगा। बस एक ये वाला पॉइंट याद रखना, बस ये जरूरी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मिश्रण वाला क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछे हुए क्वेश्चन ही है, मिश्रण वाले क्वेश्चन आते ही हैं। क्या बोल रहा है, एक किराना व्यापारी को क्रमशः 15 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 18 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण बन जाए, ठीक है। इस टाइप का जब भी आपसे क्वेश्चन है ना, आपने कुछ नहीं करना है, पूछे इतना कितने पे मिश्रण हो जाए, यहाँ पे ये पूछना कि ताकि इतने रुपये का मिश्रण हो जाए। जो मिश्रण हो जाए उसको हमेशा बीच में रखिए, और दो किस्मों की वैल्यू दे रखी होगी, 2 किस्मों की दालों का जो अनुपात हमें दे रखा है ना, कितना 15 रुपये दे रखा है, वो यहाँ पे लिख दीजिए, पहला अनुपात यहाँ आएगा, दूसरा वाला जो है वो यहाँ आएगा सामने, और ऐसे कर दीजिए। यहाँ की वैल्यू क्या करेंगे, 20 में से 18 घटा देंगे, तो बड़ी संख्या को छोटी घंटे से घटाएंगे, माइनस में वैल्यू नहीं आती इसकी, ठीक है। तो 20 में से 18 गए, कितना हुआ, 2 आ गया, 18 में से 3 गए, 15 गए, 3 आ गया, यही हमारा नया अनुपात है, यही हमारा राइट आंसर है। तो अनुपात 3 देख के भी आप आंसर निकाल सकते हो उसका, 1 सेकंड से भी कम समय में आप उसका आंसर देख के बता दोगे। पेपर इजी आता है, इसका टफ नहीं आता। मिश्रण के ऊपर मैंने क्वेश्चंस भी बना रखे, वीडियो बना रखी है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम करके मेरी प्लेलिस्ट है, उस पर मैंने इस पर वीडियो बनाई है अभी 3-4 दिन पहले, यदि आप चाहो वहाँ भी चेक देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक महिला 2400 रुपये में कुछ उत्पाद खरीदती है, ठीक है। उनमें से 2/3 को 8% का लाभ पर बेचा जाता है। उनमें से शेष उत्पाद को कितने लाभ में बेचा जाए कि पूरे पर 18% का लाभ हुआ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर शुरू करती हूँ। देखो बहन, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, इसको लेके ना, इस पे ना कभी भी ना क्वेश्चन को लेके बिल्कुल मत चलना। 24 को लेके बिल्कुल मत चलना। इसमें जो भिन्न के रूप में आपको दिया है ना, इसको पकड़ लेना बस। यदि इसको लेके चलोगे तो गुना भाग लंबी चलेगी, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप हमेशा जो उत्पाद का इतना भिन्न के रूप में होता है ना, फ्रैक्शंस के रूप में होता है, उसको लेना। तो 2/3 है, ठीक है। जो ये 3 है ना, इसको टोटल आर्टिकल मान लो, ठीक है। इसको टोटल आर्टिकल्स मान लो उसको, ठीक है। आर्टिकल्स मतलब उत्पाद, जो कुल उत्पाद है वो मैंने 3 मान लिया। तो नीचे संख्या जो है ना, हर बटा अंश होता है ना, अंश बटा हर, जो नीचे वैल्यू दे रखी होगी ना, ये वाली वैल्यू, उसको क्या कर लो, कुल उत्पाद मान लो, ठीक है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कभी मत बनाना, कैलकुलेशन पार्ट बहुत लंबा चल जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैंने 3 को क्या कर लिया है, कुल उत्पाद मान लिया है, ठीक है। यदि मैं 3 का 2/3 निकालूंगी तो कितना होगा, 2 होगा। तो 3 का एक हिस्सा 2 है तो दूसरा हिस्सा 1 होगा, ठीक है। 2:1 का अनुपात हो गया यहाँ पे। सॉरी फ्रेंड, दिख नहीं रहा आपको शायद। 3 का मैंने 2/3 निकाला तो कितना हुआ, तो 3 गुना 2/3 निकालो तो 2 आएगा। तो 3 को मैंने 2 पार्ट में भाग कर दिया, 2:1 के अनुपात में मैंने बांट दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने 2:1 के रूप में मैंने 3 को बांट दिया है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो क्या कह रहा है, वो 2/3 को 8% के लाभ पे बेचा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो इस 2 को है उसको 8% के लाभ पे बेचा जाता है। 8 यदि 2% में उसका लाभ में बेचा जा रहा है तो कितना लाभ होगा, 8 गुना 2 होगा, 16 होगा यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ ना, यदि इसको 8% के लाभ में बेचा जा रहा है तो 2 को कितने बेचा जाएगा, 8 गुना 2 16 बेचा जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और 1 को हम x मान लेते हैं, x के लाभ में बेचा जा रहा है तो x के कितना होगा, 1 गुना x कितना होगा, x होगा, ठीक है फ्रेंड। इतना समझ में आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड मैंने इसको वाले को टोटल आर्टिकल माना था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 में 8% लाभ यहाँ पे लिया है, दूसरे को मैंने x मान लिया है, ठीक है। 2 को 16% के लाभ में और 1 को x% के लाभ में बेचा गया है, ठीक है। अब वो बोल रहा है, ध्यान से समझते हैं, उनमें शेष उत्पाद को कितने लाभ में बेचा जाए कि पूरे पर 18% का लाभ हो जाए। पूरे का पूछा ना, पूरा कितना है, 3 है, तो इन तीनों का पूछ रहे हो, तो पूरे का मतलब इस 3 का पूछ रहे हो, कितने को जाए, 18% का लाभ हो जाए, ठीक है। पूरे मतलब इस 3 है ना, ये टोटल, क्योंकि मैंने इसको टोटल उत्पाद माना है और इसमें पूरे उत्पाद में 18% का लाभ हो जाए
तो 3 का 18% का लाभ होगा तो 3 में कितना होगा, 18 दिया, 18 गुना 3 54 हो जाएगा, 54% हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब शेष उत्पाद को कितने लाभ पर बेचा जाए कि उसे 18% का लाभ हो जाए। तो इसने x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यदि मैं इन दोनों को मैं तीनों आर्टिकल का, तीनों का उत्पाद और एक हिस्से का उत्पाद को मैं घटा दूं तो मेरे तीसरे हिस्से का मान निकल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 54 माइनस के 16 बराबर 38% आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 हिस्से का 18 है तो 3 का 54 होगा। अब मुझे एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है इस x की, तो मैं इस वाला हिस्से को, पहले वाले हिस्से को 30 पूरे हिस्से से घटा दूंगी तो मेरा ये वाला जो बचा हुआ शेष हिस्सा था उसका मान निकल जाएगा। वही किया, आंसर आपके हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन ये जो मैं करवा रही हूँ सारे पूछे हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, और पेपर बहुत ईजी आ रहा है। ठीक है, क्या है, 2 अंकों की संख्या एक अभाज्य संख्या है। दो अंकों की संख्या एक अभाज्य संख्या है। p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, 9p था फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे 9p था, मैं लिखना भूल गई यहाँ पे, मैं वही सोच रही कुछ तो गलती हुई है। 2 अंकों की संख्या जो 9p है। ठीक है, 9p नहीं है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे 9p ही थी। यदि नहीं, ये नहीं भी दी होगी, मान लो नहीं भी दी होगी, पता नहीं थी क्या नहीं थी, मुझे याद नहीं आ रहा। 2 अंकों की संख्या एक अभाज्य संख्या, तो p का मान ज्ञात कीजिए। आई थिंक नहीं दिया होगा। आपको पता है 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 99 होती है, 9 होती है, और 2 अंकों में p, यहाँ पे p है तो ये 9p हुआ। तो आपने इसकी वैल्यू पूछी, आई थिंक 9p दिया होगा या ऐसे करेंगे। यदि 9p दे रखा होगा, ठीक है, तब आपसे p का मान पूछता है, तब भी ठीक है। यदि नहीं दे रखा होगा कि 2 अंकों की संख्या तो 99 होती है, p का मान, तो मतलब इसके पीछे वाली वैल्यू p होगी। जहाँ तक मुझे ख्याल है वैल्यू दे रखी होगी, 9p होगा यहाँ पे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन शायद प्रिंट कर लिखने में मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, 9p था। तो मैं यहाँ पे p का मान, अभाज्य संख्या क्या होती है, यदि मैं यहाँ पे p का मान क्या रखूँ, अभाज्य संख्या लिखनी है ना, पहली संख्या में यहाँ पे 1 रख दूँ, 3 रख दूँ, 9 रख दूँ, 7 रख दूँ, तो क्या बनेगी, अभाज्य संख्या क्या क्या होगी, 91, 93, 97, 99 होगी, ये होगी। मैंने 4 संख्या ले ली है। ठीक है, अब एक अभाज्य संख्या, तो p का मान ज्ञात करना है, तो इन चारों में से p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब होता है इंग्लिश में प्राइम नंबर, वो संख्या जो 3 से ना कटे। ये संख्या वो संख्या होती है प्राइम नंबर जो किसी से ना कटे। 91 कट जाएगा, किससे, 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91, 3 यहाँ पे प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या से कट रहा है तो ये नहीं है। 93, 3 3 9, 3 निकम 3, ये भी नहीं है। 97 ये किसी से नहीं करता, एक ऑप्शन ये हुआ। 99 3 से कट जाएगा तो ये भी नहीं है, तो 97 इसका राइट आंसर है। 97 मतलब p की वैल्यू कितनी होगी, 7, p की वैल्यू 7, डी यहाँ पे। ठीक है, देखने में इजी क्वेश्चन होता है लेकिन पढ़ने में इजी लगता है एक लाइन
लेकिन तब करने बैठो ना बहुत दिक्कत होती है। बेसिक पॉइंट ध्यान रखना, इसलिए बोल रही हूँ, बार बार वीडियो में बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में बोलती हूँ, एंड में भी बोलती हूँ, बीच में भी बोलती हूँ। बेसिक पॉइंट जरूर क्लियर रखो अपने हर चीज़ के, ठीक है। उम्मीद है समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप सोचोगे कि मैं साधारण ब्याज पे, रेल वाले क्वेश्चन पे, लाभ और हानि पे, टाइम और वर्क पे क्यों लेती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड इन्हीं क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आती ज़्यादा, ठीक है। यदि आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं या जिनके पेपर हो चुके हैं, उनके पास कोई क्वेश्चन है, या किसी भी प्रकार के किसी भी प्रॉब्लम के आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हो। नहीं तो आप मेरे ईमेल आईडी में स्टडी विद वनिता, मैंने आपको अपनी मेरे अबाउट में मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप मुझे पीडीएफ बना के अपने क्वेश्चंस की लिस्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि, ठीक है, धनराशि को 10,000 रुपये की राशि में 5 वर्ष और 11,600 रुपये की राशि को 7 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर दी जाती है, तो प्रतिशत दर और साधारण ब्याज बताइए। या आपसे कभी ये पूछेगा कि साधारण ब्याज बताइए, यह पूछ सकता है कि आपको प्रतिशत दर बताइए, या आपसे दोनों भी पूछ सकता है। तो मैंने दोनों को लेके कर रही हूँ मैं, ठीक है मैम, ठीक है। तो 5 साल का हमें कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है, ठीक है। आपको पता है ये जो 10,000 रुपये क्या होता है, हमारा मिश्र धन होता है। 5 साल में मिली हुई जो राशि होती है वो हमारी मिश्र धन होती है। और मिश्र धन के अंदर क्या क्या आता है, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। साधारण ब्याज और मिश्र धन दोनों जुड़ा होता है इसमें, ठीक है फ्रेंड। इतना तो आपको पता होगा बेसिक पॉइंट, तभी मैं आपको क्वेश्चंस पे भी बताती हूँ, अलग से वीडियो भी बनाती हूँ उनके ऊपर, ठीक है, ओके। और 7 साल का कितना दे रखा हमें, 11,600 रुपये, ठीक है फ्रेंड। जब हमें 5 साल का 10,000 दे रखा और 7 साल का इतना दे रखा, तो 2 साल का कितना होगा, 2 साल का कितना होगा फ्रेंड, 1,600 रुपये होगा। यदि मैं 7 में से 5 को घटा दूँ तो 2 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा, 1,600 रुपये आ गया मेरे पास, ठीक है फ्रेंड। अब मुझे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, मैं पी का मान कैसे निकालूंगी यहाँ से, ठीक है। जब 2 साल का मेरे पास इतना है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2 को मैं 16 से भाग दूंगी, 800 रुपये होगा, ठीक है। जब 2 साल का ब्याज 1,600 रुपये है, धनराशि 1,600 रुपये होगी, तो 1 साल की धनराशि कितनी होगी, 800 रुपये। सॉरी ब्याज नहीं है ये राशि है, राशि, जैसे बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ब्याज नहीं है, ठीक है। 2 साल पे कितनी धनराशि 1,600 रुपये है, तो 1 साल में 800 रुपये, तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट ये निकालेंगे जितनी हमें एक निश्चित जो धनराशि दे रखी है 10,000 रुपये, तो हमें स्टार्टिंग में जो धनराशि दे रखी है, निश्चित जो धनराशि देगी, और जो 1 साल की हमारी धनराशि होगी उसको आप घटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड ये तो एक साल की है ना, लेकिन मुझे 5 साल की निकालनी है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल का है ना। ये जो 10,000 रुपये है, ये जो राशि है, ये 5 साल की है ना, क्योंकि उसने प्रतिशत दर और साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट में कैसे निकालूंगी, जो मुझे 5 साल की धनराशि दी होगी, और 1 साल की जब 800 है, मैं 5 साल की निकाल रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 से गुना कर दूंगी। एक चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि जो ये राशि है ये 5 साल की है, और जो 800 रुपये है वो 1 साल की है, क्योंकि ये 5 की है और ये 1 वर्ष की है, तो मुझे यहाँ भी 5 वर्ष की कंप्लीट करनी होगी ना धनराशि, तो मैं 5 से गुना कर दूँगी, तो 10,000 माइनस 8 पंजे 40, 4,000 को मैं घटा दूँगी, तो कितना आएगा, 6,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, साधारण ब्याज,
साधारण प्रिंसिपल अमाउंट मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाऊंगी, अपनी दर निकाल पाऊंगी। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 साल का धनराशि 800 बटे ठीक है बटे प्रिंसिपल अमाउंट साधारण 6000 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट के 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी। 2 चौके 8, 2 के 6 बराबर 40/3। 40/3 का मतलब क्या होता है? 3 निकम 3, 10, 3 3 9, शेष फल बचा 1। तो 1 सही 1/3% इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है। प्रिंसिपल अमाउंट 6000 और 13 सहित 1/3% दर इसकी ये आएगी। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिया है बेईमानी वाला क्वेश्चंस के ऊपर। आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेईमानी के ऊपर, तो मैंने आज इस सेट में 2 क्वेश्चंस लिए हैं बेईमानी के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बना रखी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्लेलिस्ट या 2-3 दिन की आप मेरे चैनल में भी जाके देख सकते हो। क्या दे रखा है? एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% का लाभ तथा सामान बेचते समय 5% का लाभ कमाता है, तो उसे कुल कितनी प्रतिशत लाभ हुआ? तो जो दुकानदार है ना, रिटेलर जिससे वो खरीद रहा है, वहाँ भी 5% का लाभ कमा रहा है, और जिसको बेच रहा है वहाँ से भी 5% का लाभ बता रहा है। फ्रेंड, मैंने आपको एक पीछे आपकी हर एक क्वेश्चन में आपको बताया कि जब 2 चीज़ की काम में छूट दी गई हो जिसकी वैल्यू सेम हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a गुना b बटे 100 होता है। तब इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें बेचते समय इतने का लाभ, घाटते हुए इतने का लाभ, तो 2 वैल्यू का वो दे रखा हो, 2 उसकी छूट दे रखी हो, तो ए की वैल्यू कितनी है? 5 है, बी की वैल्यू 5 है, प्लस 5 गुना 5/100, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 10/1/4। ठीक है, इसका मतलब कि एलसीएम 4 लेंगे, 10 चौके 40, 41/4 काटेंगे, 4 कम 4 जीरो लगाएंगे, नहीं जाएगा, दशमलव लगेगी, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, तो 10.25 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 10.5 नहीं लेके आना, जीरो क्यों लगाया वो भी बता देती हूँ। बहुत बच्चे यहाँ पे जीरो नहीं लगाते हैं। देखो, 4 एकम 4, आगे कोई संख्या नहीं है, 1 है, नहीं जाता तो वहाँ जीरो लगाते हैं, तब भी नहीं जाएगी तो दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे। 4 दूनी 8, 8 बचे 10 के 2 पॉइंट पहले से लगा था, अब पॉइंट नहीं लगेगा, 0, 4 पंजे 20। ठीक है, बेसिक चीज़ों को भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या का 30% का योग 70 हो तो संख्या कौन सी होगी? इजी क्वेश्चन है, फिर भी बच्चे इसको गलत करके आते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? आपको पता है किसी भी संख्या का, किसी भी चीज़ का, उसके जो रियल वैल्यू होती है 100 होती है। ठीक है, उसका 40%, इसका 40%, उस एक संख्या 100 का 40%, दूसरी संख्या कितना है? 30% का योग 70 है। ठीक है, तो इन दोनों का योग भी, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 70 बन रहा है। ठीक है, और योग 70 है, इन तीनों की जोड़ का 70 है, तो संख्या कौन सी होगी? नेचुरल बात है, तब इसका भी योग 70 बन रहा है, वैसे भी हमें योग 70 दे रखा, तो ये संख्या 100 ही होगी ना। इतना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड, इतना इजी क्वेश्चन था ये, फिर भी लोग दिमाग लगा के आते हैं, बच्चे ने इतना ज़बरदस्त तरीके वाला, पूछो मत आप।
करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हुआ 70 हुआ, 70 हमें दे रखा होगा, दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे करके आता है। कुछ तो इतना दिमाग लगा के आते हैं ना हमने, पूछो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 53 से 97 तक की कितनी संयुक्त संख्या होगी? इस टाइप क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करोगे आप? 53 से लेके 97 तक की संयुक्त संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 97 मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो 97 में से 53 करेगा, आएगा 44। वो संख्या 44 नहीं होगी, उसमें आपने क्या करना है, एक जोड़ देना है, 45 संख्या होगी। तो बच्चे गलतियाँ करते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो घटा के वो नहीं होगी, उसमें आपने एक ऐड करके, एक जोड़ के जो आएगा वो होगा, ठीक है। 45 होगी। अब 53 से कितनी संयुक्त संख्या होगी वो भी लिख देते हैं। संयुक्त संख्या मतलब विषम संख्या है। 53, 59, 61, 67 होगी, 71, 73, ठीक है। संयुक्त संख्या मतलब जो कटेगी, देखो 5 और 3 8, 9 10 14, 6 और 1 7, यही होगी ना संयुक्त संख्या, यही होती है ना, ठीक है। संयुक्त संख्या को पता होनी चाहिए, ठीक है। 73 और 79, 83, 89 और 97, यही होगी संयुक्त संख्या, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, संयुक्त संख्या यही होगी, ठीक है। ये हुई संयुक्त संख्या है। अब हमें क्या बताना, निकालना है, हमसे पूछा कि संयुक्त संख्या कितनी होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका एक सीधा तरीका होता है। जो हमारी संख्या है 45, जो हमारी आई है, जो ये संयुक्त संख्या है टोटल, उनको काउंट कर लीजिए। टोटल ऑफ नंबर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। 10 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 35। यही इसका राइट आंसर है। ओके फ्रेंड, विषम संख्याएं जो है वो मैंने लिख दी है। देखो 53 में 54 नहीं होता, 2 से करता है। 55 5 से करता है। 56 2 से कटेगा। 57 आराम से कट जाएगा, 3 से कटेगा। 58 2 से कटेगा। 59 नहीं करता किसी से। 60 आराम से कट सकता है। 61 नहीं करता। 62 2 से कटेगा। 63 3 से कटेगा। 64 2 से कटेगा, ठीक है। 65 5 से कटेगा। 66 6 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। वो संख्याएं होती है जो किसी से नहीं करती है, ठीक है। मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया। कल को आप मुझे पूछोगे मैम आपने लिख दिया लेकिन आपने बताया तो है नहीं कि विषम संख्या क्या होती है। ये होती है कि मैंने क्यों नहीं संख्या ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड फ्रेंड मैं थोड़ा सेट कर लूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 2205,000, यदि वार्षिक जन्म दर मृत्यु दर 4.5 तथा 2.5 हो तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। इसको मैं 2 मेथड से कराऊंगी, एक समतुल्य मेथड से, ठीक है, और एक दूसरे मेथड से। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, सॉल्व करेंगे फिर हम। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। शुरू करते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉरी, हाँ मैं इसको पहले समतुल्य मेथड से सॉल्व करती हूँ, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, इसकी समतुल्य दर निकाल देते हैं, मतलब टोटल मृत्यु दर और क्या करते हैं, मृत्यु दर में से जन्म दर को निकाल देते हैं। समतुल्य मतलब जितनी की दर जीवित वाली दर होगी, समतुल्य जो दर होगी हमारी। तो 4.5 में से मैंने 2.5 में, तो 2% की दर की वृद्धि हो रही है सब में। यही हुई मृत्यु दर में भी, और इसमें भी 2% की वृद्धि हो रही है। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि जब दो चीज़ों का पूछा जाता है तो x प्लस वाई प्लस a इंटू एक्स इंटू वाई बटे 100,
ठीक है। तब 2% की चीज़ें, 2 क्रमात्मक पूछा जाए, प्रतिशत पूछा जाए इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो 2 + 2 गुना 2/100 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 2 × 5 = 10, 2 × 25। ठीक है, 1/25 आएगा। 1/25 को 25 को भाग देंगे 100 से, 0.000, 25 चौका 100, 0.04 जोड़ेंगे तो 4.04 आएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी वैल्यू निकल गई 2 साल की। अब उसने क्या पूछा है, कितनी जनसंख्या कितनी है, इतनी है। तो आप क्या करना है, तो टोटल जनसंख्या हमें दे रखी है ना, जो हमारा समतुल्य जो आया उसका 100 पे निकाल दीजिए बस। इस पॉइंट से हटा 2 जीरो लगी, 2 जीरो कटी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 10 बचा। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 45 को 200 से गुना करेंगे तो आएगा 90। 90 इसका राइट आंसर आएगा। ये हमारा है फर्स्ट मेथड। ठीक है फ्रेंड, निकालिए समतुल्य का फॉर्मूला लिखाइए, इससे इतना निकालिए। जब इतने पूछा गया है तो इतने में निकाल दीजिए। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरे मेथड से क्या करते हैं, पहले तो समतुल्य दर निकाल दीजिए। कितनी, 4.5 से 2.5, इसका मतलब है कि 2% की वृद्धि हुई है जनसंख्या में। ठीक है, तो 2% की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब क्या है, 2/100, इसका मतलब 1/50। ठीक है, यदि इसका मतलब क्या है, यदि 50 से दर 51 की हुई है, एक साल में 50 तो दूसरे साल में 51 हुई है, जो वृद्धि हुई है, यही होना इसका मतलब। प्रॉफिट एंड लॉस में हर चीज़ पर एक चीज़ की होगी कि तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है सीधा 225 जितने की वैल्यू दे रखी है इतना गुना 51 इंटू क्या 51/50 गुना 51/50, इनकी गुना 2 बार कर दीजिए बस। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 से 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 × 45। ठीक है, 90 गुना 51 का वर्ग होता है तो 2601, इसको गुना करेंगे तो आएगा 23,009 आएगा, ये आया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा था, उसने जनसंख्या की वृद्धि पूछी है। तो आपने क्या करना है, टोटल जनसंख्या जो हमें दे रखी है 2225 1000 में से जो हमारी वैल्यू आई है इसको घटा दीजिए, 90 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो सा मेथड आपको ठीक लगे। ठीक है, मुझे तो सच बताऊँ, मुझे ये वाला मेथड बेस्ट लगता है, तो ये ईजिली हो जाता है। तो इस मेथड से करो तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आपको ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप इस वाले मेथड से कीजिए, जैसे आपको ठीक लगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये टाइप क्वेश्चन का जरूर पूछा जाता है, या आपसे मासा दे रखा होगा, लासा पूछेगा, लासा देखा होगा तो मासा पूछेगा, या दोनों दे रखा होगा तो पहली संख्या दे रखी हो तो दूसरी संख्या पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं इन पे। ठीक है, इसके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लासा पूछेगा या मासा पूछेगा, या संख्या दे रखी होगी तो पहली संख्या बताइए या दूसरी संख्या बताइए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हो। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनका मासा कितना दे रखा हमें, 4 है, 4 दे रखा मासा, तो लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 संख्या A और B है, 3:4 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का ले लो एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, 12 आ गया। इन दोनों का संख्या का एलसीएम 12 आ गया, मासा हमें 4 दे रखा है, इनके आपस में गुणा कर दीजिए, 12 × 4 36 जो आएगा, ये इसका राइट आंसर। नहीं, बाजू के 48 होते, सॉरी गुणा गलत होगी, 48 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो 2 संख्या दे रखी ना उसके एलसीएम लीजिए, मासा से गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन सारे बताओ आप, इससे इजी क्या लोगे आप।
एक क्वेश्चन और है, ठीक है। क्या दे रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 33 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद बी की आयु बताइए। ए और बी की वर्तमान आयु दे रखी है, अनुपात दे रखा है। यदि ए की वर्तमान इतनी है तो बी की वर्तमान आयु दीजिए। क्या बोल रखा है, ए अनुपात बी की आयु 3:5 दे रखी है। तो बी की आयु कितनी है, 33 वर्ष है, ठीक है। 33 वर्ष है तो सीधा सीधा आप देखिए, इसमें ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, आप सीधा आप देखिए फ्रेंड। क्या देखो, ये ए की आयु कितना गुना है, 11 गुना है ना, 11 गुना 33, तभी 33 आ रहा है। तो यहाँ भी 11 से गुना होगी ना, तो ये कितना देगा, 55। ये वर्तमान आयु निकलेगी दोनों की, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। आपने देखा 3 में 33 का है तो कितना गुना है, इसकी 11 गुना है तभी 33, तो इसकी भी 11 गुना होगी 55। तो 5 साल बाद कितनी होगी बी की आयु, 55 में आप 5 तोड़ दो 60 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बताओ फिर, इतना इजी क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि ए 60% का 35%, बी के 75% के 25% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, पता नहीं। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, पढ़ लीजिए क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है। इस दो क्या दे रखा आपने, ए का 60% निकालोगे कितना होगा, 3/5 होगा। ऐसे निकालते हैं, 60 गुना 1/100, 0 0 0 2 3 6 2 5 10, ऐसे निकालते हैं। प्रतिशत निकालना तो आता ही होगा, ठीक है। गुना का मतलब गुना 35% कितना होगा, 7/20 हो जाएगा, बराबर बी गुना 75% निकालोगे तो निकलेगा 3/4, गुना 25% निकालोगे तो 1/4। प्रतिशत निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बता देना, तो प्रतिशत निकालना भी बता दूँगी। यहाँ पे एक बार एक निकाल के दिखा दिया था, इसी हिसाब से सभी निकलेंगे। सॉल्व करते हैं, जो निकलेगा, जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। 3 से 3 कट गया, 4 पंजे 20, तो A/B का अनुपात ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ठीक है। 5 पंजे 25, 7 चौके 28, तो 25:28 आ गया राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 और 45 का तृतीय अनुपात। ये क्वेश्चन तो फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी वालों को, तो भैया हर शिफ्ट में पूछते हैं, तृतीय अनुपात बताइए, चौथा अनुपात बताइए या मध्य अनुपात बताइए। इसी पे 3 क्वेश्चन सारे, बस मैंने आपको बता ही दिया था। मध्य अनुपात पूछेगा तो √AB होता है, चौथा पूछेगा तो बाहर वाले गुणनफल का गुणनफल बराबर होता है, अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तृतीय का पूछा जाएगा तो सीधा होता है थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा जाता है तो B²/A, ये A है ये B है। 45 गुना 45/25, 5 9 45, 5 5 25, 5 9 45, 9 गुना 9 81, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। एक कार की, ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेमोरी वर्क्स को वीडियो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, इसी टाइप का पेपर आ रहा है। एक कार की कीमत से पहले 35% की वृद्धि की जाती है, मतलब किसी कार को बेचने से पहले ना उसमें 35% की वृद्धि की गई है, और उसके बाद बिकने में कमी के कारण कीमत में 25% की कमी है, मतलब वो चीज़ बिक नहीं रही थी तो उसमें अगर 25% की कमी कर दी है पैसों में, तो कार के अंतिम मूल्य शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको आता है फ्रेंड, वही मेथड यूज करना है, A + B - A × B/100। बस इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। 35 पहले इतनी की वृद्धि थी, जितनी का घाटा हुआ घटा दो, ठीक है। माइनस इसमें माइनस करना है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है,
कमी और वृद्धि दोनों हो रही है, ठीक है। गुना 35 गुना 25/100, बस यही मेथड आपने यूज करना है इसमें। 25 चौके 100, ठीक है। 35 में से 25 के 10 माइनस के, ठीक है। 35/4, 35/4 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 8.75 होगा। अब 10 में से 8.5 को घटाओगे तो आंसर आएगा 1.25, क्योंकि वैल्यू प्लस में आ रही है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट में आ रही वैल्यू। कमी मतलब वृद्धि पे आ रही है, क्योंकि माइनस में वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही है तो मान प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एडिशन में आएगा तो उसका मतलब उसमें वृद्धि हो रही है। 1.25 का मतलब क्या होता है, उसको हम ये भी लिख सकते हैं, 1/4% की वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन डी है, मतलब वृद्धि हो रही है 1/4 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 10, 12, 15 और x और y का औसत 400% 60 है, तब x और y का औसत ज्ञात कीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत मतलब एवरेज, ठीक है। फॉर्मूला होता है कुल पदों की संख्या। कुल पद कितने हैं, 10 + 12 + 15 + x + y, जितना ये मान दें कुल पदों की संख्या बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इन तीनों को जोड़ोगे 10 12 और एवरेज हमें कितना दे रखा है, 400%। 400% गुना, सॉरी, हमें एक्स वाई का औसत का 400% दे होता है, इसका 400% 100 होगा, ठीक है। इसका 400% निकाला, 100% हटा दिया, 60 है, एवरेज हमें 60 दे रखा है। तो इनको जोड़ेंगे कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 15 12 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा, टोटल आएगा 37 + x + y × 4, 4 से बटा 5, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 पंजे 75, तो 37 x + y, ठीक है। तो x + y बराबर कितना हो गया, 75 में से 37 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 38। बच्चे यहाँ पे ख़त्म, तो क्या हुआ, x + y बराबर हो गया 38, ठीक है। कुछ बच्चे क्या है, इतने महान होते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन पूछा क्या है हमसे, एवरेज पूछा है। एवरेज मतलब क्या होता है, औसत क्या होता है एवरेज निकालने का। आपने जो ये इसको 2 से भाग दे दीजिए। एवरेज जब भी पूछते हैं तो आपने 2 से भाग दे देना, तो 2 एकम 2, 2 निम्न 2 एकम 2, 2 निम्न 18, 19 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। एवरेज जब भी पूछे तो आपने 2 से भाग दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर क्या होती है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत से बच्चे गलती करते हैं फ्रेंड, जब भी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो हमेशा 0 से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट बिल्कुल मत करना। जब भी आपसे होल नंबर की बात की जाए, पूर्ण संख्या की वैल्यू की जाए, वो हमेशा 0 से स्टार्ट, तो 0 1 2 3 तो 19 तक आएगी। कभी भी 1 से लेकर 20 तक मत लेना, आंसर गलत आएगा, मार्क्स, ठीक है। 19 तक आएगी, क्योंकि होल नंबर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। बस फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है, एवरेज निकालने का, औसत निकालने का, या माध्य और औसत एक ही होता है। माध्य का आप कंफ्यूज मत करना फ्रेंड, माध्य क्या होगा, माध्य मतलब औसत क्या होगा, औसत मतलब एवरेज क्या होगा, ठीक है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, माध्य मतलब औसत पूछा है हमने। इसका होता है फर्स्ट टर्म, पहला नंबर गुना प्लस लास्ट नंबर, लास्ट टर्म मतलब लास्ट संख्या बटे 2, 1 0 है, सॉरी पहली संख्या 0 + 19/2, 19/2 का 2 में 18, 2 पंजे 10,
9.5 इसका राइट आंसर है। 9.5 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 9.5। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है। 10-20 संख्या का औसत 35 है। बाद में 20 संख्या का औसत 35 है। बाद में पता चला कि संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ लिया जाए तो सही संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाता है कि ये संख्या का औसत इतना है, इस संख्या को गलती से इतना पढ़ लिया जाता है। आपने इसकी ट्रिक होती है 20 से लेके कितना है औसत 35 है। 20 संख्या का एवरेज कितना है 35 दे रखा है। ठीक है, अब जो नंबर हमें दे रखा कि इतने संख्या को इतना पढ़ा जाएगा तो उसमें से उसको घटा दीजिए आप। जो आएगा वो आएगा 40। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। जिस संख्या को है उसको जितना पढ़ा जाता है उसको उससे घटा देना है। ठीक है, फिर जितनी संख्या है ना, जितनी संख्या उसका आपने मान निकाल देना है। 40 मतलब प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है, 2% की वृद्धि हो रही है। आपसे एवरेज पूछा है, एवरेज मतलब औसत, और औसत हमें पहले कितना दे रखा है 35 दे रखा है, और वृद्धि कितनी की हो रही है 2 की हो रही है, तो 2 उसमें जोड़ देंगे तो 37 किसकी वृद्धि हो रही है, ऑप्शन बी। इसका बस ये तरीका होता है। आगे क्या देखा, एक आदमी ने 1560 रुपये में 60% की छूट पर एक घड़ी बेची है। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई भी चीज़ इतने रुपए की इतने में छूट मिली तो घड़ी का मूल्य पूछा है, रेट। इस टाइप क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो 60% का मतलब क्या होता है, इसको पहले आप भिन्न के रूप में मतलब फ्रैक्शंस के रूप में बताइए। 3/5, यदि 5 का 60% निकालोगे तो 3 आएगा। 5 क्या है यहाँ पे, इसका MRP रेट है। ठीक है, आपको पता है कि कितने का इसमें वो होगा लॉस है प्रॉफिट, 5 में से 3 गए, 2 का होगा। 2 का कितने में होगा 1560 में। ठीक है, तो एक में कितना होगा 1560/2, 780 होगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, ठीक है, अब हमसे पूछा कि अंकित मूल्य क्या होगा, MRP तो 5 है तो 5 का पूछा है, तो 5 में कितना होगा 780 गुना 5 कर दो तो 3900 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इतना ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक टाइम और वर्क का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टाइम और वर्क का क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है, इस पर मैंने वीडियो भी बना रखी है अलग से, वो बेसिक से समझा रखी है मैंने। ठीक है, क्या है, ए और बी किसी कार्य को 72 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मतलब दोनों में मिलकर कार्य किसी को 72 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बी और सी इसे 120 दिन में करते हैं। ए और बी और सी सभी मिलकर कार्य करते हुए समान कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, मतलब तीनों ये जो तीनों है ना ABC के तीनों इस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ये पूछा आपसे। पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको सोल्व करती हूँ। आई होप आपको पे क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ। शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है वो, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 72 दिन में, बी और सी कितने में कर रहे हैं 120 दिन में, तो सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं काम 90 दिन में। इस टाइप का क्वेश्चन करना मैंने आपको हमेशा बताया था कि आपने एलसीएम मेथड से ही करना है, क्योंकि एलसीएम मेथड से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, कितना आएगा 360 आएगा। ये इसकी क्या होगी टोटल कार्य क्षमता होगी इसकी। ठीक है, एक 72 दिन में 360 तो एक दिन में कितना करेगा 5 होगा, 72 को 360 से भाग दे देंगे, एक दिन का इसका कितना होगा 3 होगा, इसका कितना होगा 4 होगा। तो दोनों तीनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, देखो इन तीनों को मैं जोड़ूंगी तो ए इधर भी, ए भी इधर भी है, तो ए इधर भी है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लूँगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 360, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 360/2, 2 एकम 2, 2 8 16, 180 दिन। ठीक है,
ऐसे होगा? नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं करना। तीनों का एक जन कार्य कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी। एक जन कार्य तीनों का ये है ना, तो 5 + 3 + 4, इसका भी ए होगा, ये 2 होएगा, 2b होगा, 2c होगा। तो इसको क्या, ये 2 कॉमन बाहर आएगा, तो 2 को मैं से भाग दे देती हूँ। तो 4 और 9 12/2, 6 आ गया। तीनों का एक दिन का कार्य कितना आ गया? 6 आ गया है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, 6 आ गया। और पूरा कार्य टोटल वर्क पूछा है, ए और बी प्लस सी का टोटल वर्क पूछा है पूरा। तो आपने क्या करा है, जो जो हमें कार्य क्षमता दे रखी है, जो हमें टोटल वर्क दे रखा है, 360 को एक दिन के वर्क से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 27 डे, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं को 5/2 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 5/2 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं फ्रेंड? इसमें ना आप मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, कुछ भी मान लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट 100 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, 300 मान लीजिए, जो आपको ठीक लगता है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने 100 मान लिया यहाँ पे, क्योंकि 100 मानना इजी रहता है, इजीली क्वेश्चन हो जाता है, तो ज़्यादातर 100 ही मानना जाता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया। ठीक है, अब मुझे अमाउंट निकालना होगा, तो कैसे निकालूंगी? तो हमारे जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट है उसका मैं 5/2 गुना निकाल दूँ, तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा। कितना होगा? 2 पंजे 10, 250 रुपये आ गया अमाउंट मेरे पास। ठीक है, अमाउंट आ गया। पूछा क्या है? ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मुझे जब निकालना होगा अमाउंट, हमें जो मिश्र होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, अमाउंट इतना है, तो मेरा वो 250 माइनस का 100, ये हमारा मिश्र धन मेरा निकल जाएगा। बराबर क्या होगा? बराबर है 100 गुना, ठीक है, 100 पूरी प्रिंसिपल अमाउंट, पी कितना है? 100 है। ठीक है, आर हमें निकालनी है, गुना 5/100। 100 से 100 कट गया, 250 में से 150, तो आर गुना 5, 5 या 15, 30 आ गया, 30%। आर बराबर 30% आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था ये, बताओ फ्रेंड। ठीक है, मिश्र धन कैसे निकालते हैं? अमाउंट पे प्रिंसिपल अमाउंट से मैं अमाउंट घटा दूंगी, तो मिश्र धन निकलेगा। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है एसआई का, 100 इंटू पी इंटू आर इंटू T/100, यही होता है ना। ठीक है, और मिश्र धन एसआई और पी अमाउंट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी पूछा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कॉपी खोल लेती हूँ। यदि आपको क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड, आई होप अब आपको क्वेश्चन क्लियर दिखे मेरे। एक दुकानदार ने 32 नींबू को 1 रुपये में 40% की हानि पर बेचे हैं। ठीक है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचे जाएं? ठीक है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन आप लोग। विमान सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई होगी आपको। ठीक है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन आप एक बार। ओके, क्या बोल रहा है फ्रेंड? ये बोल रहा है कि 1 रुपये में 32 नींबू बेचे गए। ठीक है, नींबू बेचे गए हैं। ठीक है, तो एक में कितने रुपये बेचे जाएंगे? तो 1 रुपये 1/32 रुपये बेचे जाएंगे नींबू। जब एक नींबू 32 1 रुपये के उसमें 32 नींबू, तो एक नींबू कितने बेचा जाएगा? 1/32 में बेचा जाएगा। ठीक है, इसका रेशो मेथड से करेंगे। कैसे? 1/32 एक दिन का रेशो अनुपात कितना है, कितने की हानि हुई। हानि में मैंने आपको हमेशा बताया, लाभ होगा तो जुड़ेगा, हानि होगी तो घटेगा। तो 100 में से 40% घटेगा, 60 आएगा। बराबर किसका? जिसका हमें वैल्यू निकालनी है। यदि मैंने मान लिया x है, माना रुपये x है, तो 1 का कितना होगा? 1/x होगा। तो 1/x
अनुपाते समानु, ठीक है, समानुपाते समानुपात है इसका 1/120 दे रखा है। 120 कैसे होगा बता देती हूँ, क्योंकि दूसरे में 20% का लाभ अर्जित हुआ है। लाभ अर्जित हो तो 100 में 20 को जोड़ दिया, 120 हो गया। समानुपाती वाले पीछे को फॉर्मूला बन गया, या आप इसके बटे ये करके बराबर इसके बटे ये कर दीजिए, या पहला बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर कर लीजिए। तो 60 गुना 1/s बराबर 1/32 1/20। 60 दूनी 120, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, एक्स की वैल्यू 16 आ गई। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है फ्रेंड आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, पीछे के क्वेश्चंस लिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से ये चीज़ें क्लियर कर सकूं। यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है मेरे वीडियो में या किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के भेज सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।